तो दोस्तों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त माना जाता है। ऐसे में ताइवान और भारत को अच्छा दोस्त कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही देशों का दुश्मन चीन बना हुआ है। ताइवान इस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। कोरोना महामारी के दौरान जहां पूरे विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं ऐसी कठिन परिस्थितियों के बीच ताइवान की अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला था। ताइवान इस समय एशिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन एक समय ऐसा था दोस्तों, जब ताइवान में कुछ भी नहीं था। चीन को भी ताइवान में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और इस आइलैंड को मड आइलैंड का नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन एक मड आइलैंड ने कैसे दुनिया को सबसे विकसित देशों की सूची में शुमार कर लिया? आखिर कैसे ताइवान आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब हो पाया? ये सोचने वाली बात है। ताइवान ने अपने देश में इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्यों ताइवान को दुनिया एक स्वतंत्र देश नहीं मानती है? आज की इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ताइवान इतना समृद्ध बनने में कैसे कामयाब हो पाया और कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो पाई। चलिए देरी न करते हुए आज की रोचक वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ताइवान मेनलैंड चीन से 160 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक आइलैंड देश है। ताइवान का कुल क्षेत्रफल 36,197 वर्ग किलोमीटर है, तो वहीं इस देश की कुल जनसंख्या 24 मिलियन के आसपास है। ये देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी अच्छा माना जाता है, जो कि 0.916 है, जो रहने के लिहाज से यूरोप के बेस्ट देशों को टक्कर देता है। ताइवान की पर कैपिटा जीडीपी भी इसे दुनिया के शीर्ष देशों की सूची में खड़ा करती है। आज के समय में ताइवान की पर कैपिटा इनकम $33,000 को पार कर चुकी है। वहीं इस देश की नॉमिनल जीडीपी $759 बिलियन के आसपास है। ताइवान की राजधानी ताइपेई है और न्यू ताइपेई इसका सबसे बड़ा शहर है। ताइवान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार सन 1960 के दशक में मिली। उससे पहले चीन में एक लंबे समय तक एक गृह युद्ध चला। कई सालों तक चलने वाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई, जिसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी के नेता चियांग काई शेक ने 2 मिलियन लोगों के साथ चीन को छोड़कर ताइवान में शरण ले ली। उस समय ताइवान की ज्यादातर आबादी सिर्फ कृषि पर निर्भर थी। चियांग काई शेक ताइवान के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। देश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाने लगा। ज्यादातर हिस्सों में चावल, गन्ना, केला और अन्य फल सब्जियों का उत्पादन किया जाने लगा। कम जनसंख्या और ज्यादा उत्पादन के कारण ताइवान ने अन्य देशों में फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। एग्रीकल्चर के कारण ही ताइवान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने लगी। सन 1952 से 1961 के दौरान ताइवान की अर्थव्यवस्था में 9% सालाना दर से वृद्धि दर्ज की गई। एग्रीकल्चर में सफलता मिलने के बाद सन 1963 में देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने पैर पसारने शुरू किए। ताइवान की खास बात ये रही कि यहाँ पर कोई भी काम सीधे बड़े स्केल पर शुरू नहीं किया गया, क्योंकि बड़े स्केल पर काम शुरू करने में नुकसान होने की भी संभावना ज्यादा रहती है। यहाँ छोटा और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस ने काम की शुरुआत की और इन्हीं ने ताइवान की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया। सन 1970 तक देश में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अब सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू किया। लगभग 10 बड़े प्रोजेक्ट्स 1970 के दशक में चलाए गए, जिनमें एयरपोर्ट निर्माण, सी पोर्ट, हाईवेज, पावर प्लांट आदि शामिल थे। ये वो दौर था जब चीन भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करने में लगा हुआ था। लेकिन ताइवान की लेबर चीन के मुकाबले काफी सस्ती थी, इसलिए बहुत सी कंपनियों ने ताइवान में निवेश करना शुरू कर दिया और इसका भरपूर लाभ ताइवान को मिला। ताइवान ने विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया। इसके लिए ताइवान ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के काम को कर दिया। सिंगल एक्सचेंज रेट लागू कर दिया गया। इंटरनेशनल ट्रेड को सरल बनाने के लिए और भी कई नियम सरकार ने लगाए। इसका नतीजा ये रहा कि सन 1963 से 1980 के बीच ताइवान की अर्थव्यवस्था 10% सालाना तेजी से बढ़ी। फिर 1990 के बाद ताइवान ने सर्विस सेक्टर में हाथ आजमाए और अच्छी बात ये रही कि सेक्टर ने भी देश में खूब तरक्की की। आज ताइवान की अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान एग्रीकल्चर का रहा है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। साथ ही देश में टूरिज्म सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों के बीच ताइवान की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आज के समय में ताइवान बड़े पैमाने पर एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी देशों के साथ व्यापार कर रहा है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स सिर्फ ताइवान ही बना रहा है। सेमीकंडक्टर्स के बिना आज के समय में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम नहीं करेगा, फिर वो चाहे आपका मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो या टीवी हो। वैश्विक बाजार में ताइवान सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का निर्यातक देश बन चुका है, यानी आइलैंड नेशन होने का पूरा लाभ ताइवान को मिल रहा है। सेमीकंडक्टर्स की मार्केट में चीन और अमेरिका सीधे तौर पर ताइवान को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में ताइवान अब एक मजा हुआ खिलाड़ी बन गया है, जिसे हराना किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स, पानी के जहाज, केमिकल्स, मेटल्स, फ्लैट पैनल्स, मशीनरी आदि का निर्यात ताइवान कर रहा है। इतना ही
ही नहीं, सी प्रोडक्ट्स और मछली भी ताइवान कई देशों को सप्लाई कर रहा है। आज के समय में ताइवान में पॉलिटिकल एंड पब्लिक फ्रीडम है। ओपन मार्केट पॉलिसी का फायदा लोगों को मिल रहा है। नया बिजनेस स्टार्ट करने में ज्यादा रोक नहीं लगती। वेल डेवलप्ड कमर्शियल कोड इस देश में बन चुका है। देश की जनसंख्या शिक्षित है और ताइवान में लिटरेसी रेट लगभग 99% है। यानी आज के समय में ताइवान का लगभग हर शख्स पढ़ा लिखा है। लेकिन इसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ज्यादा योगदान मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है। वहीं दूसरी ओर ताइवान देश युवाओं को ज्यादा रास नहीं आ रहा है, क्योंकि भले ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और लोगों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी लोगों को उनकी मेहनत का बहुत कम पैसा मिल पाता है। युवाओं में बेरोजगारी दर 12% तक पहुँच गई है, जो देश की औसत बेरोजगारी दर से 3 गुना ज्यादा है। इसलिए देश के युवा बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में चीन, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। ताइवान को नेशन ऑफ इनोवेशन के तौर पर जाना जाता है। ताइवान में लोग 10 से 12 घंटे तक की शिफ्ट करते हैं, जिससे देश को आगे ले जाया जा सके। साथ ही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में भागीदारी की है, जिसकी बदौलत ही आज ये देश इतना फल फूल रहा है। आज ताइवान की कमान भी महिला के हाथ में ही है। साई इंग-वेन पहली बार साल 2016 में ताइवान की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, जो 2020 में एक बार फिर से 4 साल के लिए ताइवान की राष्ट्रपति नियुक्त की गयी। चलिए अब ताइवान के इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं और साथ ही चीन और ताइवान के बीच विवाद के बारे में भी बताते हैं। ताइवान की खोज पहली बार सन 1590 में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया उस समय चीन के इस आइलैंड में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और चीन के राजाओं ने इसे मड आइलैंड करार दिया था। सन 16-17वीं शताब्दी में चीन में मिंग डायनेस्टी राज कर रही थी, लेकिन सन 1660 में जिंग डायनेस्टी ने आकर मिंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और मिंग डायनेस्टी के लोगों ने ताइवान में शरण ले ली। लेकिन 3 साल बाद सन 1663 में जिंग ने ताइवान को भी अपने कब्जे में ले लिया और लगभग 200 सालों तक जिंग का राज चलता रहा। लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान जापान का वर्चस्व एशियाई देशों में बढ़ रहा था। जापान ने चीन, ताइवान और कोरिया समेत कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके विरोध में चीन को आजाद कराने के लिए चीन ने ही जिनहाई रेवोल्यूशन की शुरुआत की और बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए चीन पूरी तरह से एकजुट हो गया। इस समय महान क्रांतिकारी सन याट-सेन ने एक पार्टी बनाई, जिसका नाम क्योमिंटांग पार्टी रखा गया। इस पार्टी ने विदेशी ताकतों से लड़ाई की और चीन को फिर से एकजुट बना दिया। अब ताइवान एक तरह से चीन का हिस्सा बन चुका था। 20वीं शताब्दी में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। तब से लेकर आज तक चीन में वही पार्टी राज कर रही है। इस युद्ध के बाद नेशनलिस्ट पार्टी ने ताइवान में अपनी अलग सरकार बनाई और खुद को अलग देश घोषित कर दिया। ताइवान के लोगों का इतिहास भले ही चीन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आज वो खुद को ताइवानी ही बताते हैं और अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व महसूस करते हैं। आज ताइवान चीन का हिस्सा है या नहीं, इस बात पर हमेशा ही विवाद चलता रहा है। एक और ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है, तो वहीं चीन ताइवान को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही हिस्सा मानता है। वहीं दुनिया के ज्यादातर देशों ने भी ताइवान को अलग देश के रूप में ही मान्यता दी है, जिनमें भारत भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी ताइवान को चीन का ही हिस्सा माना जाता है। इसी वजह से ताइवान में आज के समय में सिर्फ 14 देशों के दूतावास मौजूद हैं और उन 14 देशों की सूची में कोई भी बड़े या शक्तिशाली देश का नाम शामिल नहीं है। ताइवान के मुद्दे पर चीन ने साफ चेतावनी दे रखी है कि अगर कोई भी देश ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देता है तो उसके साथ चीन व्यापार करना बंद कर देगा। इस मामले में चीन वन चाइना पॉलिसी की बात कहता है, तो वहीं ताइवान टू स्टेट थ्योरी को मानते हुए खुद को अलग राष्ट्र मानता है। आज ताइवान का अलग गणतंत्र है, अलग सेना है, अलग अर्थव्यवस्था और अलग मुद्रा है, लेकिन इसके बावजूद ये चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। वहीं ताइवान लगातार भारत सहित यूरोपीय देशों और अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ा रहा है और उनसे रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। 1979 में अमेरिका द्वारा ताइवान रिलेशन एक्ट पारित किया गया था, जिसके तहत वो ताइवान में विदेशी व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा, आर्थिक तौर पर इसकी मदद करेगा और सुरक्षा के लिए उसे सैन्य उपकरण भी प्रोवाइड करेगा। इस एक्ट से चीन काफी बौखला गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ताइवान अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करे। अगर आज के समय में 2-4 बड़े देश भी ताइवान को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे देते हैं तो ये चीन की हार होगी। लेकिन देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2030 तक चीन द्वारा ताइवान पर कब्जा कर लिया जाएगा, क्योंकि चीन अपनी नौसेना का विस्तार करने पर ध्यान दे रहा है और समुद्र पर खुद को मजबूत बनाने के लिए ताइवान के आसपास का हिस्सा काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो क्या अमेरिका और भारत ताइवान की मदद के लिए आगे आएंगे? इस बात पर एक बड़ा सवालिया निशान आज भी बना हुआ है। वहीं चीन का कहना है कि चीन ताइवान को रूस और यूक्रेन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि रूस और यूक्रेन 2 अलग अलग देश थे। वहीं ताइवान हमेशा से ही चीन का हिस्सा रहा है। ऐसे में कोई भी देश अपने ही देश के भीतर आक्रमण नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ताइवान के पूरे इतिहास के बारे में आपको बताया। चीन और ताइवान के बीच किन किन बातों को लेकर विवाद चल रहा है, इस बारे में भी हमने डिटेल से आपको सब कुछ बताया, और साथ ही कैसे ताइवान ने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत और समृद्ध बनाया है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।